प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो क्या है कि हम इकोनॉमिक्स का जो हरियाणा बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर पेपर अपलोड किया है उसको विद सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। और ये जो पेपर है इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में जो शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस पार्ट में जो आज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का चर है। मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल हमें बताना है जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से। तो हम ऑप्शन देखते हैं। मांग की लोच मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये माइक्रो में हम पढ़ते हैं। और मुद्रास्फीति राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है उसकी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, वो पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और जैसे सी ऑप्शन है थ्योरी ऑफ रेंट, लगान का सिद्धांत, या फिर डी ऑप्शन है वस्तु की कीमत मीन्स प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। तो ये क्या है, ये माइक्रो कॉन्सेप्ट्स हैं, माइक्रो से रिलेटेड हैं। तो राइट ऑप्शन है इन्फ्लेशन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है मांग में वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है। तो जब मांग में वृद्धि होती है मीन्स राइज इन डिमांड या इंक्रीज इन डिमांड इसको बोलते हैं, तो वो किसकी वजह से होती है, वो कीमत में होने वाले परिवर्तन की वजह से नहीं होती है। तो वो किसकी वजह से होती है, जो अदर फैक्टर्स होते हैं मांग को प्रभावित करने वाले, उनमें परिवर्तन आने की वजह से मांग में वृद्धि होती है। तो इसलिए यहाँ राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्योंकि जो पूरक वस्तु मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, अगर उसकी प्राइस कम होगी तो भी मांग बढ़ेगी, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो भी मांग बढ़ेगी, और जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं उनकी कीमत बढ़ जाए तो भी मांग बढ़ेगी। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब सीमांत आय शून्य है मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू शून्य दिया हुआ है हमें, और तो उस समय इसके शून्य होने की स्थिति में जो टोटल रेवेन्यू है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में टोटल रेवेन्यू से इसका रिलेशन हमें बताना है, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो टीआर होता है वो मैक्सिमम हो चुका होता है। तो राइट आंसर है टी आर अधिकतम है। टी आर मैक्सिमम हो जाएगा जब एम आर 0 होगी। तो ये इसका रिलेशन आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है कि स्थिर लागत कौन सी है। मीन्स हमें फिक्स्ड कॉस्ट बतानी है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जो स्थिर साधनों मीन्स फिक्स्ड फैक्टर्स की जो कॉस्ट होती है उन पर जो हमारा खर्चा होता है उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। तो जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे पहले दिया हुआ है फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, नेक्स्ट है कच्चे माल के खर्च, तीसरा है दैनिक मजदूरों की मजदूरी, और लास्ट ऑप्शन है स्थिर पूंजी पर ब्याज मीन्स इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल वर्ड यूज़ हुआ है, स्थिर पूंजी, तो मीन्स ये कैसा साधन है, स्थिर साधन है। तो राइट आंसर यही रहेगा। इस पर किया गया जो खर्च होगा वो कैसा होगा, वो स्थिर लागत फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी, एफसी कहलाएगी। और बाकी सभी क्या है, परिवर्तनशील साधन है, तो उन पर जो भी खर्च हो रहा है वो परिवर्तनशील साधनों की लागत है। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन, स्थिर पूंजी पर ब्याज या इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट है, यदि कीमत में 18% की वृद्धि होने के कारण पूर्ति में 27% वृद्धि होती है तो पूर्ति की लोच ज्ञात करें। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पूर्ति में होने वाली प्रतिशत वृद्धि है उसको कीमत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि से भाग कर देंगे, और भाग करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ रहा है 1.5। तो ये जो ऑप्शंस हैं हमारे पास उनमें ये ऑप्शन है ए ऑप्शन। तो राइट आंसर है 1.5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स बताना है, उसका फॉर्मूला बताना है, वो कौन सा है। तो जो राइट आंसर है वो है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी मीन्स अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। तो ये जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो राइट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बैंक करेंसी जारी करने के लिए अधिकृत है।
तो करेंसी कौन जारी करता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जिसको हम बोलते हैं। तो राइट आंसर है ए। तो मीन्स जो सेंट्रल बैंक है वो क्या रहेगा, वो नोट इशू करने की के लिए ऑथोराइज्ड है। तो राइट आंसर सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है कि हमें करेक्ट इक्वेशन या फॉर्मूला चूज़ करना है। तो फॉर्मूला क्या यहाँ दिया हुआ है, एपीसी का फॉर्मूला, ये तो करेक्ट नहीं है क्योंकि एपीसी का फॉर्मूला होता है सी बाय वाई। एमपीसी का भी ये फॉर्मूला नहीं है क्योंकि एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई। और नेक्स्ट है के इक्वल्स 1/1 माइनस एम पी सी। तो ये राइट आंसर है। तो सही समीकरण ये है। ये भी गलत है क्योंकि के अगर एम पी सी के बेसिस पर कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट करते हैं 1/MPS, तो ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर है के इक्वल्स 1/1 माइनस MPC। क्वेश्चन नंबर 9 है कि केंज के अनुसार एडी और एएस के मध्य संतुलन की अवस्था के अंतर्गत होगा। तो मीन्स जो हमारे इकोनॉमिस्ट केंज रहे हैं उन्होंने क्या बताया था कि जो एडी और एएस एक कर्व हैं ये एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। मीन्स जो कर्व्स हैं वो एक दूसरे को कट कर सकते हैं जब अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, मीन्स अपूर्ण रोजगार हो। पूर्ण रोजगार संतुलन भी हो सकता है अर्थव्यवस्था में, और पूर्ण रोजगार से अधिक संतुलन भी हो सकता है। मीन्स लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, तीनों ही सिचुएशंस इकोनॉमी में पॉसिबल हो सकती हैं। तीनों ही संतुलन की स्थितियां हो सकती हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन से सरकारी बजट के उद्देश्य हैं। तो मैं जो गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव आय और धन का पुनर्वितरण होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होता है, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना भी उसका उद्देश्य होता है, मीन्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होता है। तो राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, क्योंकि ए और बी दोनों इसमें इंक्लूडेड होते हैं सरकारी बजट के ऑब्जेक्टिव्स में। और सार्वजनिक उद्यम को निजी क्षेत्र में परिवर्तित करना ये बजट का उद्देश्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वस्तु विनिमय की स्थिति उस अवस्था में होती है जहाँ पर वस्तु विनिमय में बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की यहाँ बात हो रही है, जिसको हम कहते हैं CC इकोनॉमी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। तो इसकी परिभाषा में ये चीज़ इंक्लूडेड है। तो मीन्स वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। तो राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन है 11th का करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से व्यापार संतुलन में शामिल नहीं की जाती। व्यापार संतुलन मीन्स हम BOT की बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो BOT में हम सिर्फ जो विजिबल गुड्स होती हैं उन्हीं को शामिल करते हैं, हम उसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते। और हमसे यही पूछा गया क्या शामिल नहीं किया जाता। तो मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ जो सर्विसेज है वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ये आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। क्वेश्चन नंबर 13 फिलअप की फॉर्म में ये क्वेश्चन। तो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर भी, हमें इसमें से राइट ऑप्शन चूज़ करना है कि जो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बुक का नाम है। तो ये बुक किसने लिखी थी, तो इस बुक को लिखने वाले हैं एडम स्मिथ। बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उनकी बुक भी बहुत फेमस थी। तो उन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, और इसी बुक में उन्होंने इस डेफिनेशन को मेंशन किया था। तो एडम स्मिथ जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो राइट आंसर है एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है ये भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वस्तु की आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति को डैश कहा जाता है। मीन्स वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, उपयोगिता। क्योंकि कुल उपयोगिता तो क्या होती है कि जितनी यूनिट्स हम कंज्यूम करते हैं उनसे जो उपयोगिता मिलती है उसका जोड़ योग
वो टोटल यूटिलिटी होता है। तो राइट आंसर यहाँ है उपयोगिता। 15th क्वेश्चन है पेप्सी और कोला ये कैसी वस्तुओं के उदाहरण हैं। तो पेप्सी और कोला ये क्या हैं, ये सिमिलर गुड्स हैं। सिमिलर मीन सेम टेस्ट फ्लेवर वाली जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल हमें दिया हुआ है। तो ये क्या है, सब्सटीट्यूट्स होते हैं, एक दूसरे की प्रतिस्थापित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम डैश में लागू होता है। मीन्स लो वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है इट ऑपरेट्स इन, ये लॉन्ग रन में नहीं शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ये लागू तभी होता है जब उत्पादन के दो तरह के साधन हम प्रयोग कर रहे होते हैं, स्थिर और परिवर्तनशील। क्वेश्चन नंबर 17 कि जब औसत लागत घट रही होती है, एवरेज कॉस्ट जब घट रही होती है, तब जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो औसत लागत वक्र के नीचे होगा या ऊपर होगा। इसका राइट आंसर है नीचे रहेगा, क्योंकि यदि हम एमसी कर्व और एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करते हैं, इस तरह का ये एमसी होता है और ये वाला वक्र हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है, और ये मैंने जो ड्रॉ किया बाद में ये एमसी कर्व है, ये वाला। तो आप देख रहे हैं दोनों यू शेप होते हैं। तो जब एवरेज कॉस्ट घट रही है तो उस समय क्या है, एमसी उससे नीचे एग्जिस्ट करता है। तो राइट आंसर है नीचे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत सिंपल और एक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन डैश। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कैसी सिचुएशन होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर एम आर के इक्वल होता है, क्योंकि जब हम ए आर और एम आर का ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों क्या हैं, ये जो वक्र है ये ए आर वक्र भी होता है और यही एम आर वक्र भी होता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो राइट आंसर है ए आर इक्वल एम आर। क्वेश्चन नंबर 19 जब कीमत वह कीमत जहाँ पर मांग और पूर्ति डैश होती हैं संतुलन कीमत कहलाती है। मीन द प्राइस एट विच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। मीन जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। तो मीन समान हो जाते हैं, जहाँ पर ये इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट है द्वैधिकार बाजार में डैश विक्रेता होते हैं। मीन्स डिओपोली पूछा है, डीओ का मतलब ही होता है 2, तो आंसर क्या रहेगा 2। द्वै का मतलब 2 होता है, डीओ का मतलब 2 होता है। तो मीन्स हम किस बाजार की बात कर रहे हैं जहाँ पर 2 विक्रेता हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रोजगार का सिद्धांत का अध्ययन डैश के अंतर्गत किया जाता है। मीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है इसकी स्टडी हम करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है ये। तो राइट आंसर है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्यक्तिक प्रयोज्य आय मीन्स जो डिस्पोजेबल इनकम है, आय की गणना करने के लिए व्यक्तिगत आय में से डैश करों को घटाया जाता है। मीन्स किस टाइप के जो टैक्सेस हैं उनको घटा दिया जाएगा। तो इसमें राइट आंसर जो है वो है डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर जो हैं उनको घटा दिया जाता है व्यक्तिक प्रयोज्य आय की गणना करने के लिए। मीन्स हम क्या करते हैं, पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट फिलअप है डैश क्षेत्रक वह क्षेत्र है जो सेवाएं प्रदान करता है। तो सर्विस सेक्टर हम किसको बोलते हैं, टर्शरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र जो है उसी का दूसरा नाम है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर क्या प्रोवाइड करेगा, सेवाएं प्रदान करेगा। तो राइट आंसर है तृतीयक। क्वेश्चन नंबर 24 है डैश मुद्रा में शामिल किए जाते हैं। मीन्स जो मनी है उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। ओनली कॉइन्स मीन्स केवल सिक्के, या करेंसी और बैंक जमा। तो सी और डी डी, सी प्लस डी डी दोनों को मुद्रा में शामिल किया जाता है। करेंसी और बैंक जमा, इन दोनों को हम मुद्रा में शामिल करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा करेंसी और बैंक जमा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया साख गुणक का फॉर्मूला। क्रेडिट मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, मतलब मांग जमा को नगद जमा से हम डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। राइट आंसर है डी डी डिवाइडेड बाय सी डी, कैश डिपॉजिट्स। क्वेश्चन नंबर 26 है
कि परंपरावादी रोजगार के सिद्धांत के अनुसार डैश एक सामान्य अवस्था है। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रहे हैं उन्होंने जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया था उनके अकॉर्डिंग क्या है, अर्थव्यवस्था में जो पूर्ण रोजगार होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट जो होता है, एक नॉर्मल सिचुएशन होती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो 26 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कुल खर्च मीन्स हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर हैं अगर टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाएं, खर्च जो हैं वो प्राप्तियों से ज़्यादा हो जाएं, तो उसे हम किस तरह का बजट कहेंगे। नेचुरली वो क्या है, घाटे का बजट होगा। तो डेफिसिट बजट, घाटे का बजट जो है वो राइट आंसर है इसका। 28 क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल डैश मदें शामिल हैं। ये क्वेश्चन देखिए इस पेपर में रिपीट हो गया कि बीओटी में क्या इंक्लूड किया जाता है। बीओटी में सिर्फ दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, विजिबल आइटम्स जो हैं उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है। विजिबल इनविजिबल दोनों आइटम्स इंक्लूडेड होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक 1890 में प्रकाशित हुई थी। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है 1890 में ही पब्लिश की गई थी, प्रोफेसर मार्शल ने ये बुक लिखी थी। तो ये क्या है, राइट आंसर है इसका। मीन्स स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू स्टेटमेंट। 30th क्वेश्चन है कि दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। मैंने आपको पहले भी पेपर्स करवाए हैं तो उन पेपर्स में भी क्वेश्चन था। तो जो दो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। मीन्स ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि एक इंडिफरेंस कर्व ऐसा है और दूसरा उसको कट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 31, ये प्रतिस्थापित वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं उनकी मांग कैसी होती है, चेंज होती है, इलास्टिक होती है, चेंजेबल होती है। तो इसलिए मांग कैसी होगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स की लोचदार। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पूर्ति तथा स्टॉक में कोई अंतर नहीं होता। ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट, क्योंकि जो सप्लाई है और स्टॉक है उसमें डिफरेंस होता है। सप्लाई स्टॉक पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज व्यक्तिगत आय में शामिल होता है। मीन्स पर्सनल इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो पर्सनल इनकम में इसको क्यों इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि लोगों ने जो कंट्री पर को ऋण दिया हुआ है उस पर उन्हें ब्याज मिल रहा है, तो वो ब्याज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वो व्यक्तिगत आय में शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, मीन्स घटते प्रतिफल का जो नियम है वो कृषि पर लागू होता है। ये डेफिनेटली कृषि पर लागू होता है, लेकिन ये और जो एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उस क्षेत्र में भी लागू हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जहाँ पर भी फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का हम प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर ये नियम लागू होता है। 35th क्वेश्चन है कि मुद्रा में केवल करेंसी नोट शामिल होते हैं। मुद्रा में अभी हमने बात की थी कि जो मनी होती है उसमें सी और डी दोनों को हम शामिल करते हैं, सिर्फ करेंसी नोट ही हम शामिल नहीं करते हैं, मांग जमा को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 36 है कि व्यापारिक बैंक साख का निर्माण नहीं करते। कमर्शियल बैंक कैन नॉट क्रिएट क्रेडिट। ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक्स में हम अपना पैसा जमा करते हैं, तो मीन्स डिपॉजिटर्स हो गए हम, लेकिन कुछ लोग हैं जो बैंक से लोन लेते हैं। तो हमने पैसा जमा किया बैंक में और बैंक ने क्या किया, हमारी डिपॉजिटेड मनी को बाकी जो लोग लोन के फॉर्म में मनी चाह रहे हैं उनको लोन के फॉर्म में दिया, तो हमारे पैसे पर हमें ब्याज मिलेगा, हमने बैंक में जमा किया, लेकिन जो लोन ले रहे हैं वो बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इस तरह से बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक्स, वो साख का निर्माण करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं साख निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 37, खुली अर्थव्यवस्था में एडी बराबर होता है, मीन्स ओपन इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ। ओपन इकोनॉमी मीन्स
ऐसी इकोनॉमी जो बाकी जो इकोनॉमीज़ हैं उनसे लेन देन रखती है, मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। तो एग्रीगेट डिमांड कैसी होगी, ये नेचुरली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C+I+G+X-M। सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, एक्स एक्सपोर्ट्स हैं और एम इम्पोर्ट्स हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 38, कर एक अनिवार्य भुगतान है। बिल्कुल ट्रू है ये, क्योंकि टैक्स क्या है, लीगल पेमेंट है। ये जो कंपलसरी पेमेंट भी जिसको बोलते हैं कि टैक्स को पे करना कंपलसरी होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 कि सरकारी बजट प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाता है। मीन्स गवर्नमेंट क्या है, अपने बजट को हर ईयर प्रेजेंट करती है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक देश का भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं, जिस तरह से बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं हम, तो बैलेंस शीट में क्या होता है, करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। तो जो भी करंट अकाउंट में यदि किसी तरह की कमी रह जाती है, लॉस होता है, तो उसको इस अकाउंट से पूरा कर लिया जाता है।